Good morning, students. I am Poonam Garg, Associate Professor, Department of Economics, महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हम मीनिंग ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि डिमांड होती क्या है। इकोनॉमिक्स में हम डिमांड या मांग किसको कहते हैं। देखिए, मांग से मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे इच्छा, आवश्यकता। ठीक है, इच्छा यानी डिज़ायर, आवश्यकता यानी वांट और मांग यानी डिमांड। तो इन तीनों शब्दों को हम आम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट होते हैं। सपोज़ आप एक कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं और उसको ख़रीदने के लिए आपको 25,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास 25,000 रुपीज़ नहीं हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? इच्छा कहते हैं, डिज़ायर कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास 25,000 रुपीज़ तो हैं, ठीक है, आप एक कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं और आपके पास 25,000 रुपीज़ भी हैं, लेकिन अभी आप 25,000 रुपीज़ कंप्यूटर पर खर्च करने के लिए रेडी नहीं हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? आवश्यकता कहेंगे, वांट कहेंगे। और तीसरी स्थिति क्या है कि आपके पास 25,000 रुपीज़ हैं, आप एक कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं और आप इस समय 25,000 रुपीज़ खर्च करने के लिए रेडी भी हैं। तो इस चीज़ को हम मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो डिमांड वर्ड जो है उसमें 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है? उस वस्तु को खरीदने की इच्छा का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, इच्छा को पूरा करने के लिए सफिशेंट मनी का होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है? उस मनी को खर्च करने के लिए रेडीनेस का होना ज़रूरी है, तत्परता हो, विलिंगनेस हो, वो ज़रूरी है। और चौथी चीज़ क्या है? मांगी गई मात्रा का कीमत के साथ संबंध। और पांचवी चीज़ है मांगी गई मात्रा का समय के साथ संबंध। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के। ओके, डिमांड इज़ ऑलवेज इन रिलेशन टू सम प्राइस। मांग का संबंध हमेशा कीमत से होता है। अगर आप कीमत को मेंशन नहीं करते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदा, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी इनकम्प्लीट है जब तक आप इसमें प्राइस मेंशन नहीं करते हो। जब आप ये कहते हो कि मैंने 25,000 रुपीज़ के प्राइस पर जो है आज एक कंप्यूटर ख़रीदा है, तब ये डिमांड कहलाती है कि आपकी जो मांग है वो 1 यूनिट की है, तब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये हमने किया कि मांग का मीनिंग क्या होता है। तो डिमांड जो है, डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड? डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब अगली चीज़ जो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में स्टडी करनी है वो है लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम, law of demand states that other things remaining the same, quantity demanded increases with a fall in price and decreases with a rise in price। यानी अगर अन्य बातें समान रहती हैं
तो कीमत के कम होने से मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से मांग कम होती है। इसको हम मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, मांग का नियम कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स क्या है? रिलेटेड गुड्स की प्राइस हो सकती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकती है, टेस्ट हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। इन बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर हमने बार लगाया है। इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। ठीक है, पी आर मतलब प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट्स एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कांस्टेंट अगर हैं तब क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, कि एक्स वस्तु की मांग एक्स वस्तु की प्राइस का फंक्शन है, फलन है, उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। और ये कैसा फंक्शन है? इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या है? इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो कम हो जाएगी। अगर प्राइस ऑफ एक्स कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसका उल्टा नहीं लिखना है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में होने वाले चेंज की दिशा को बतलाता है। आपने उल्टा नहीं कहना है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड कुछ एजम्पशंस पर आधारित है। एजम्पशंस यानी मान्यताएं। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताओं का क्या मतलब है कि हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं, तब ये मांग का नियम लागू होता है। वो एजम्पशंस क्या क्या हैं? एजम्पशंस हैं कि संबंधित वस्तुओं की प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर कांस्टेंट। सेकंड एजम्पशन है इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। थर्ड एजम्पशन है हिज टेस्ट आर कांस्टेंट। उपभोक्ता की जो रुचियां हैं वो समान रहती हैं। गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज़ कांस्टेंट। सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पॉपुलेशन इज़ कांस्टेंट। जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोगों के फैशन, टेस्ट, रीति रिवाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब संभावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दीज आर दी एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर ये एजम्पशंस पूरी होती हैं तब मांग का नियम लागू होगा। अब हमने मांग के नियम को एक्सप्लेन करना है। मांग के नियम को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक है डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल मांग तालिका। ठीक है, और दूसरी चीज़ है डिमांड कर्व। ठीक है, हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की हेल्प से लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली चीज़ है
डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होती है? ये एक टेबल है, ये एक शेड्यूल है, तालिका है, जो डिफरेंट प्राइसेस पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी कितनी होगी। अब डिमांड शेड्यूल जो है ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यानी व्यक्तिगत मांग तालिका। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होती है कि जो शेड्यूल डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर एक व्यक्ति के द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रकट करती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शोज द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। अब ये शेड्यूल हम बनाएंगे। इसमें हमने दो कॉलम्स लिए, पहले कॉलम में प्राइस लिया और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस जो है ये रुपीस में है और क्वांटिटी जो है वो यूनिट्स में है। सपोज़ प्राइस जो है वो 4 रुपीस है। 4 रुपीस का अगर प्राइस है तो आप एक यूनिट उस चीज़ का खरीदते हो। मान लो कोई पेन है वो 4 रुपये का है, ठीक है, तो आप एक पेन खरीदते हो। अगर उस पेन की कीमत 3 रुपये हो जाती है तो आप 2 पेन खरीद लेते हो। अगर उसकी कीमत 2 रुपये हो जाती है तब आप 3 पेन की मांग करते हो, और अगर कीमत जो है वो 1 रुपया हो जाती है तब आप 4 पेन खरीदते हो, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसको हम व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं, ठीक है। अब मार्केट सेकंड है मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी बाजार मांग तालिका। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होती है कि जो शेड्यूल डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर पूरे बाजार की मांग को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है, उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल या बाजार मांग तालिका कहते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल विच शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय द मार्केट। मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड लेकर के उसका टोटल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर वो हम दिखाते हैं, तो उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं, मेथड वही रहेगा। तो यहाँ पर हम कन्वीनियंस के लिए ये मान लेते हैं कि मार्केट में 2 कंज्यूमर हैं, ए और बी। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो हमने कैसे बनानी है? पहला कॉलम है प्राइस का, दूसरा कॉलम है एज डिमांड, थर्ड कॉलम है बीज डिमांड, बी व्यक्ति की डिमांड, और नेक्स्ट कॉलम है मार्केट डिमांड, बाजार मांग, ठीक है। प्राइस जो है वो रुपीस में है और जो डिमांड है वो यूनिट्स में है। सपोज प्राइस के फिगर्स ये हैं 4321। एक कंज्यूमर ए है और एक है बी। ए कंज्यूमर 4 रुपीस की प्राइस पर एक पेन खरीदता है, 3 पर 2 खरीदता है, 2 पर 3 खरीदता है और 1 पर 4 खरीदता है। जो दूसरा कंज्यूमर है बी, वो हो सकता है 4 रुपये की प्राइस पर 2 पेन खरीद ले,
प्राइस, A is demand, B is demand, and मार्केट डिमांड। ठीक है, ये इरेज हो गया था तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 4 3 2 1 1 2 3 4। ठीक है, अब बी व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, उसका डिमांड का पैटर्न ये है कि वो 4 रुपये प्राइस पर 2 यूनिट्स खरीदता है, 3 रुपये प्राइस पर 3 खरीदता है, 2 रुपये प्राइस पर 4 पेन खरीदता है और 1 रुपये के प्राइस पर 5 पेन खरीदता है। ए और बी की डिमांड को टोटल करके हम मार्केट डिमांड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गई है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो डिमांड कर्व बन जाता है। जिस तरीके से डिमांड शेड्यूल 2 प्रकार की होती है, उसी तरह से डिमांड कर्व भी 2 प्रकार का होता है। तो पहले इसमें हम लेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है? जो कर्व डिफरेंट प्राइसेस पर एक इंडिविजुअल के द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को शो करता है, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। अब हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं। जैसे आप ग्राफ में जैसे ग्राफ बनाते हैं, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस और ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड लेनी है। ठीक है, जो डाटा हमने टेबल में लिया था उसी डाटा को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। ₹4 प्राइस पर 1 यूनिट की डिमांड की जाती है, ₹3 पर 2 यूनिट्स की, ₹2 पर 3 यूनिट्स की और ₹1 पर 4 यूनिट्स की डिमांड इस कंज्यूमर के द्वारा की जाती है। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक कर्व बन जाता है DD, जो कि डिमांड कर्व कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। ठीक है, डिमांड कर्व जो है इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व हमेशा बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया है। ठीक है, अब हम मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? वो कर्व जो कि डिफरेंट प्राइसेस पर पूरे बाजार की मांग को शो करता है। ठीक है, जैसे हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाई है वैसे ही हम मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करने के लिए हम कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व, कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व और फिर मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम 3 कर्व्स एक लाइन में ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो पहला डायग्राम है वो है एज डिमांड के लिए और दूसरा डायग्राम फॉर बीज डिमांड
और तीसरा डायग्राम मार्केट डिमांड। ठीक है, तो सभी डायग्राम्स में हमने ओ वाई एक्स पर प्राइस और ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, जो डाटा हमने टेबल में लिया था उसी डाटा को लेकर के हमने इसमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। जैसे ए का जो डिमांड कर्व है, ये इस तरीके से आपने करना है। ये एक्चुअल में ये जो हमने ग्राफ में डिफरेंस लेना है, 1 यूनिट का 1/1 का डिफरेंस हम ले रहे हैं, तो ये इक्वल रहना चाहिए। हमारा स्केल जो है वो इक्वल रहना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क आ गया है एक जगह पर, तो वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए उसमें। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं, 4 पॉइंट्स, अगर हम इनको जॉइन कर देंगे तो ये एज डिमांड कर्व बन जाएगा। इसी तरह से बीज डिमांड कर्व। बी कंज्यूमर क्या करता है, 4 रुपये प्राइस पर वो 2 यूनिट्स की डिमांड करता है। उसका डिमांड पैटर्न ये है। ठीक है, तो दिस इज बीज डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में जो प्राइस के फिगर्स हैं 1 2 3 4 और डिमांड के जो फिगर्स हैं वो क्या हैं, 3, ये 2, 1 मिनट, 2 4 6 8 ले लेते हैं। हमें क्या चाहिए, 4 रुपीज़ अगर प्राइस है, 4 रुपीज़ के ऊपर डिमांड कितनी है, 3, तो 3 यहाँ पर आएगा। 4 रुपीज़ के ऊपर 3 की डिमांड है और 3 पर 5 की डिमांड है, 5 यहाँ पर आएगा। 3, ये 5 आ गया। फिर है नेक्स्ट 2 रुपये प्राइस के ऊपर 3 और 4 7 की डिमांड है और फिर जो है 9 की डिमांड है। ये हमारे पास पॉइंट्स आए और इन सब को, इन चारों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो मार्केट डिमांड कर्व आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करना है और ये हम जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं उनका लेटरल समेशन जब हम कर देते हैं तो वो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। तो ये था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और उसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे। बाकी जो है वो कि डिमांड कर्व जो है उसकी स्लोप नेगेटिव क्यों होती है, डिमांड कर्व की एक्सेप्शंस क्या हैं, डिमांड कर्व जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।